हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करेंगे जो 20th ऑफ अक्टूबर से लेके 26th ऑफ अक्टूबर तक आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्वेश्चंस नहीं अभी इंसर्ट करे हैं। ठीक है, जब आप PDF इसकी आएगी आपके पास तब क्वेश्चंस आपके पास होंगे। और अब हम शुरू करेंगे इसका पहला इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि किससे डील करता है बच्चे, जो कि डील करता है किससे, अपॉइंटमेंट और पर्सन इन न्यूज़ से, इसके बारे में यहाँ पर डील करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक करंट अफेयर को फिर से डिटेल में देखना ताकि एक भी क्वेश्चन हम पेपर के लिए छोड़ के ना आए। ठीक है, चलिए बात करते हैं और ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चे आपके पास यहाँ पे, जो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिटेड वियंटियान। ठीक है, तो वियंटियान एक देश का नाम है आपके पास। वहां पर कौन गए हैं हमारे, तो हमारे प्रधानमंत्री, और क्या नाम है हमारे प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी। ठीक है, कहता है द कैपिटल ऑफ, अब ये किसकी कैपिटल है, तो ये लाओ की कैपिटल है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और इसे लाओस भी कहा जाता है, तो कोई भारी बात नहीं है इसमें। कहता है एट द इनविटेशन ऑफ सोनाक्षी, या अब तुम यहाँ पे सोनाक्षी करके इसे याद कर लो। ठीक है, सोनाक्षी ऐसे करके याद कर लो बेटा, बहुत ही अजीब अजीब नाम है, याद नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद कहता है PM ऑफ लाओ टू स्ट्रेंथन द बायलेटरल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड लाओ। ठीक है, तो इंडिया और लाओस के रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए, क्योंकि बेटा हम सबको पता है कि हम लोग जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशन हर देश के साथ क्या करते हैं, निभाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करने की कोशिश करी है कि हम उनको भी वहां पर जाकर ठीक कर सके। कहता है ड्यूरिंग हिज विजिट, अब आते हैं हमारे पेपर के क्वेश्चन, और अब बनता है हमारे पास यहां से फैक्चुअल करंट अफेयर सबसे ज्यादा। ठीक है, देखिए कहता है इनकी विजिट, ये कहाँ गए थे, लाओस में गए थे, और वहीं पे प्रधानमंत्री ने अटेंड करा था 21st एशियान इंडिया समिट। ध्यान देंगे यहाँ पे दो समिट हुई है, एक कौन सा वाला हुआ है आपके पास यहाँ पे 21st एशियान वाला, और एक कौन सा हुआ है बेटा यहाँ पर, तो एक हुआ है 19th ईस्ट एशिया समिट, जिसे कौन होस्ट कर रहा था, लाओस। और यही अभी कौन है, करंट चेयर है किसके, एशियान के। ठीक है, तो दो चीजें हमें यहाँ पर समझ पे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां गए थे, वियंटियान गए थे, जो कि लाओस की राजधानी है, वहां पर विजिट करा था। और उसके साथ एक और क्वेश्चन क्या बनता है हमारे पास यहाँ पर, जब वो वहां पर गए तो उन्होंने 21st एशियान जो मीटिंग चल रही थी उसको भी यहाँ पर ऐसा कहेंगे आप, अटेंड करा है। और दूसरा जो 19th ईस्ट एशिया समिट हुई है, ठीक है, उसको कौन होस्ट कर रहा था, लाओस होस्ट कर रहा था, और वहां उसको भी किसने अटेंड करा है, हमारे प्रधानमंत्री ने अटेंड करा है। आई थिंक दो क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझ में आ गए। और उसके अलावा कैपिटल और करेंसी क्या आ जाती है यहाँ पे, लाओ किप आ जाती है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा फैक्चुअल सीखते हैं इसके साथ का, ताकि हम पेपर में कोई गड़बड़ ना करें और कोई क्वेश्चन अपना छोड़ कर ना आए, किसके साथ का, एशियान के साथ का। ठीक है, देखिए बच्चा, सबसे पहला तो आपको ये समझना है कि जब भी हम एशियान की बात करते हैं, ठीक है, ये एक रीजनल ग्रुप है। सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले जो आपको क्लियर रखनी है, ये कौन सा ग्रुप है बच्चे, यहाँ पे ये रीजनल ग्रुप है, मतलब ये रीजन वाइज एक ग्रुप बनाया गया है। तो कैसा ग्रुप है बच्चे आपके पास, ये एक रीजनल ग्रुप है जिसका काम है, जिसका मेन एम है इकोनॉमिक एज वेल एज, ठीक है, एज वेल एज सिक्योरिटी कॉपरेशन बनाकर रखना। ठीक है, जितने भी देश आते हैं एशियान के अंदर, उनका एम है कि इकोनॉमिक एज वेल एज सिक्योरिटी कॉपरेशन बनाकर यहाँ पर रखना। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपके पास। अब अगर हमसे पूछता है कि एशियान बना कब था, तो हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा, 8 अगस्त 1967 को क्या बना था बच्चे, हमारे पास एशियान बना था। और एशियान कहाँ पर बना था, तो आप याद रखेंगे बैंकॉक में बना था। और बैंकॉक किसकी राजधानी आती है, थाईलैंड। तो कई बार पेपर में ऐसा क्वेश्चन भी आता है, बैंकॉक डिक्लेरेशन इज एसोसिएटेड विद एशियान, तो बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, ध्यान रखना, क्योंकि वहीं पर ये क्या हुआ था, बना था। क्लियर हो गया। क्या इंडिया एशियान का मेंबर है, आप मुझे बताएंगे, क्या इंडिया एशियान का मेंबर है या नहीं है। ठीक है, आप मुझे बताएंगे क्या इंडिया एशियान का मेंबर है या नहीं है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें एशियान की बच्चा, तो वो कहां पर आता है, जकार्ता। और जकार्ता किसकी राजधानी है, तो आप याद रखेंगे
इंडोनेशिया की। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पहला वाला, जो कि किसके साथ डील करता है बच्चे, कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो वियंटियान गए हुए थे, और वियंटियान जाने के साथ ही उन्होंने 21st कौन सी वाली एशियन जो समिट थी उसे अटेंड करा, एज वेल एज, ठीक है, एज वेल एज एक और समिट चल रही थी जिसका नाम क्या था यहाँ पे, ईस्ट एशिया समिट, जो कि 19th नंबर की थी, उसको भी अटेंड करा है किसने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आता है एशियान की मेंबर कंट्रीज को याद करने का नमूनिक। ठीक है, अब एशियान के मेंबर्स को अगर हमें याद करना होगा तो हम कैसे याद करेंगे वो अब हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो कैसे याद कर सकते हैं, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, टीवी क्लिप ऑफ, ठीक है, MBBS, ठीक है, MBBS। तो एस से आप याद रखेंगे सिंगापुर आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, एक बी से आपके पास आ जाएगा ब्रुनेई। ठीक है, उसके अलावा एक बी से बर्मा आप याद रखेंगे, और बर्मा का नया नाम क्या आता है बेटा आपके पास यहाँ पे, म्यांमार, तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। उसके अलावा आ जाता है एम, तो एम से आप याद रखेंगे यहाँ पे मालदीव्स आ जाएगा। ठीक है, तो आपने पहले यहाँ से क्या सीखा, जो बर्मा है बेटा, बर्मा अब नहीं है, आपको पता है ना, बर्मा क्या आता है अब आपके पास यहाँ पर, बर्मा नहीं है, अब अपने पास क्या आता है यहाँ पे, म्यांमार। ठीक है, और सॉरी अब क्या आता है यहाँ पर अपने पास, म्यांमार। ठीक है, और ये आपको यहाँ तक याद रखना है। उसके अलावा अगर हम बढ़ते हैं ऊपर यहाँ पर, अच्छा बेटा ये मालदीव्स नहीं है, ठीक है, यहाँ पर आएगा आपके पास मलेशिया। ठीक है, क्या आएगा आपके पास यहाँ पे, मलेशिया, ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ये मलेशिया आ गया। उसके बाद आता है आपके पास टीवी क्लिप बचता है, ऑफ से कुछ नहीं आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब हम आते हैं यहाँ पे, टी से आएगा आपके पास यहाँ पे थाईलैंड। ठीक है, याद रखेंगे आप। उसके बाद आता है आपके पास यहाँ पे वियतनाम। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है यहाँ पे कंबोडिया। ठीक है, उसके अलावा लाओस जो भी आप पढ़ ही रहे थे। ठीक है, उसके अलावा आ जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है, और एक आपके पास आ जाएगा फिलीपींस। ठीक है, एक आ जाएगा आपके पास फिलीपींस। ठीक है, ये आपने यहाँ पर याद रखना है। सॉरी बेटा ये गलती हो गई है, मालदीव्स नहीं है, ये क्या आएगा आपके पास यहाँ पे, मलेशिया आ जाएगा। ठीक है, तो टीवी क्लिप ऑफ MBBS किसे याद कर सकते हैं आप इससे एशियन की मीटिंग्स को, एशियन के मेंबर कंट्रीज को याद कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास। अब एक चीज़ और समझ लो यहाँ पर, जो आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए थी, वो ये थी कि जो एशियन है ना बच्चा, एशियन की ही बॉडी है, एशियन का ही इनिशिएटिव है ईस्ट एशिया समिट, बस इतना याद रखना है। ठीक है, मैंने क्या कहा आपको, ये एशियन का ही इनिशिएटिव है। कौन सा वाला बच्चे, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ईस्ट एशिया समिट की, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी, अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो आंसर आपके पास होगा 2005। और मैं फिर कह रही हूँ किसके अंडर काम करता है, ये किसका इनिशिएटिव है, ये तो आपको क्लियर रखना है, ये एशियन का ही समिट है। ठीक है, क्लियर हो गया। बस ये था आपके पास पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। चलिए, अच्छा इनमें बात किस किस चीज़ के बारे में हुई है, तो आप देखेंगे बच्चा इन सब में डिजिटलाइजेशन, ग्रीन हाइड्रोजन, हमारी और इंडोनेशिया की सॉरी हमारी और वियंटियान की जो दोस्ती है उसके ऊपर, तो ऐसे कर करके टूरिज्म हो गया, बहुत सारे मुद्दों पे बात हुई है। अब बहुत सारे मुद्दे अगर कोई काम का होगा तो हम लिखेंगे, अदरवाइज हमारे इतने काम का नहीं है, हमें इतना याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं, अगला करंट अफेयर देखते हैं। अगला आता है बच्चे, 8th प्रेसिडेंट बने हैं कहाँ के, तो आपको याद रखना है 8th नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं कहाँ के बच्चे, इंडोनेशिया के। ठीक है, कहाँ के बने हैं, इंडोनेशिया के। चलिए बात करते हैं इनके बारे में भी। ठीक है, देखिए कहता है फॉर्मर जर्नल, क्या नाम है इनका, प्रेबो। अब ये प्रेबो सुबियान तो बेटा नाम नहीं याद होगा, तो याद रखो प्रेबो याद रखो या कुसुम याद कर लो। ठीक है, आसान देखो। ठीक है, प्रेबो या प्रेबो कर लो आप याद, यहाँ पे कुसुम याद कर लो। तो प्रेबो जो है, जो कि इनकी अगर हम बात करें ऑफ ग्रेट इंडोनेशिया मूवमेंट पार्टी, अब ये पार्टी होगी इनकी जिसे ग्रेंडियरा पार्टी भी कहा जाता है, वॉज अपॉइंटेड एज 8th प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। कितने नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं, 8वें नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं। और किसको सक्सीड करा है इन्होंने, तो जोको विडोडो को इन्होंने क्या करा है, यहाँ पर सक्सीड करा है। उसके बाद कहा है आपके पास यहाँ पे गिब्रान राका बोमिंग सन ऑफ जोको विडोडो वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया।
इंडोनेशिया, ठीक है। तो याद रखो प्रेवो कौन बने हैं, प्रेसिडेंट, गिब्रा कौन बने हैं यहाँ पर, तो क्या बने हैं ये वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद है प्रोबो सुबंतो, अब ये पहले क्या थे बच्चे, तो इन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री की तरह वहाँ पर काम किया हुआ है, और इनकी अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये जीत गए हैं 59% ऑफ वोट से। अब ये तो हमें नहीं याद रखना, पर हमारे पास ये एक इंपॉर्टेंट काम का हो गया, और हमारे पास एक क्या काम हो गया आपके पास कि 8th नंबर के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, कहाँ के, तो अगर हमसे पूछा जाए इंडोनेशिया के, तो हमें यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। इंडोनेशिया की कैपिटल की बात करते हैं बच्चा, तो आपको याद रखना है जकार्ता, ठीक है। और अगर करेंसी की बात करें तो इंडोनेशियन रुपया भी कहा जाता है, ठीक है, तो इंडोनेशियन रुपया भी कहा जाता है। क्लियर हो गया आपके पास, ये हो गया हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अब इसके साथ बनने वाले कुछ फैक्ट वाले क्वेश्चन सीख लेते हैं, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि और क्या क्या क्वेश्चन इसके साथ बन सकता है, ठीक है। देखो बच्चा, अगर हम बात करें इंडिया से ही हिंदुइज्म आपको याद रखना है, प्लस आपको याद रखना है यहाँ पे बुद्धिज्म, और धीरे धीरे करके इस्लाम, ठीक है, धीरे धीरे करके इस्लाम इंडिया से ही कहाँ पर गया था, इंडोनेशिया गया था। तो पहले तो आपको ये क्लियर रखना है कि इंडिया से ही बहुत सारे धर्म कहाँ पर गए हैं, इंडोनेशिया में गए हुए हैं, ठीक है। सेकंड आपको याद रखना है बच्चे यहाँ पर कि इनकी एक यात्रा होती है, ठीक है, जिस यात्रा का नाम है बाली यात्रा। क्या नाम है बेटा इसका, बाली यात्रा। और ये ऐसी यात्रा है जिसको हम और इंडोनेशियंस, ठीक है, दोनों ही बहुत जोरों शोरों से क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो अगर उनके यहाँ भी एक बहुत अच्छा त्यौहार माना जाता है बाली फेस्टिवल वाला, और उसी के साथ फिर हम यहाँ पर भी सेलिब्रेट करते हैं, तो हमारे इंडोनेशिया के साथ रिलेशन बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया आपके पास। अब एक क्वेश्चन आपको और सिखाते हैं यहाँ पर, अगर आपको पता हो बच्चे, जब इंडिया आज़ाद हुआ, इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, आज़ाद होने के बाद 1950 पे जब हमने अपना पहला रिपब्लिक डे बनाया था, ध्यान देंगे आप, जब हमने अपना पहला रिपब्लिक डे बनाया था 26 जनवरी 1950 को, तब भी हमारे पास इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति कहाँ पर आए थे, हमारे पास इंडिया आए थे, जिनका नाम क्या था। अब ऐसे याद कर लो आप, सुकरना उनका नाम था वैसे, तो आप याद रखेंगे है ना, शुकराना या शुकरना करके याद कर लेंगे आप, ये इनका नाम था, ठीक है। तो हमारे रिलेशन किसके साथ बहुत अच्छे हैं बेटा, इंडोनेशिया के साथ हमारे रिलेशन बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। अच्छे मतलब ठीक ही हैं, इतने बुरे भी नहीं है अभी। और उसके अलावा इंडिया और इंडोनेशिया की एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिनका नाम क्या है, जिसका नाम है गरुड़ शक्ति। क्या नाम है बेटा इसका, गरुड़ शक्ति। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। तो एक और हमारे पास करंट अफेयर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, रतन टाटा की डेथ हुई थी, हम सबको पता है, हम सब ने वो करंट अफेयर पढ़ा भी था। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर, तो उन्हीं के हाफ ब्रदर बोलने का मतलब है यहाँ पर उनके सौतेले भाई, ठीक है, उनको क्या बना दिया गया है, चेयरपर्सन अभी बनाया गया है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए कहता है, नोएल नवल टाटा हाफ ब्रदर ऑफ रतन टाटा हैज़ बीन सिलेक्टेड अनोनिमसली। अनोनिमस का मतलब होता है विदाउट एनी ओपोजिशन, बिना किसी ओपोजिशन के इनको बोर्ड ऑफ मेंबर के अंदर क्या कर लिया गया है बच्चे, यहाँ पर एज अ चेयरमैन इनको चेयरमैन बना दिया गया है, ठीक है। कहता है ही विल सक्सीड, किसे सक्सीड करने जा रहे हैं, रतन टाटा को, जिनकी अभी डेथ हुई थी 9 अक्टूबर को। नोएल नवल टाटा इज करंटली द चेयरमैन ऑफ, उससे अभी किसके चेयरपर्सन थे वो, तो ट्रेंट लिमिटेड, टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड, वोल्टास लिमिटेड, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन सबको भी हेड कर रहे थे। ही इज ऑल्सो द वाइस चेयरमैन ऑफ टाटा स्टील लिमिटेड एंड टाइटन कंपनी लिमिटेड। आप सबको पता होगा ये सब किसका है, तो ये टाटा वालों का ही है, ठीक है। कहता है टाटा ट्रस्ट हैज़ 66% स्टेक इन टाटा सन्स वाइल 12.87 इज ओन्ड बाय सेवरल टाटा ग्रुप कंपनीज। चलो ये तो नहीं याद रखना है कि कितना कितना शेयर बटा हुआ है, पर ये क्वेश्चन बन सकता है कि अभी किसने किसको सक्सीड करा है, ठीक है। और कुछ भी इसमें ज़्यादा करने वाला आपके पास नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला करंट अफेयर भी क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके साथ अगला देखते हैं, ठीक है। अगला बच्चे, अब अगला पहले तो ये समझते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है वर्ल्ड स्टील की बात हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है बच्चे, ये एक, अच्छा वर्ल्ड स्टील क्या है, तो ये एक इंटरनेशनल इंडस्ट्री है, ध्यान देंगे, ये इंटरनेशनल इंडस्ट्री है जो आयरन एंड स्टील के साथ क्या करती है बच्चा, डील करती है, ठीक है। क्लियर हो गया। ये वर्ल्ड की क्या है, इंटरनेशनल क्या है बच्चा आपके पास, ये इंटरनेशनल इंडस्ट्री है जो किससे डील करती है, आयरन एंड स्टील से डील करती है, ठीक है। अब पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है।
कहता है टी विश्वनाथ नरेंद्रन द CEO एंड MD ऑफ, किसके थे ये, टाटा स्टील के। अब इन्हें चेयरमैन बना लिया गया है किसका, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का, और कितने से कितने टर्म के लिए, 2024 और 25 टर्म के लिए। ये किसको सक्सीड करने जा रहे हैं, तो लियोन टोपालियान को ये क्या करने जा रहे हैं, सक्सीड। और अब कौन बनेंगे यहाँ पे चेयरपर्सन, क्या नाम है इनका, टी विश्वनाथ आ जाएगा आपके पास नरेंद्रन, ठीक है। ही बिकेम द सेकेंड इंडियन, अब ये लाइन इंपॉर्टेंट हो गई आपके पास, ठीक है। ये दूसरे इंडियन है जो इस पोजीशन को क्या करेंगे, यहाँ पर सक्सीड करेंगे। इनसे पहले 2021-22 में कौन थे यहाँ पे, तो सज्जन जिंदल करके कौन थे पहले, ये थे वर्ल्ड स्टील के चेयरपर्सन, जो कि पहले इंडियन थे। और अब सेकंड इंडियन कौन बने हैं बच्चे, तो टीवी नरेंद्रन बने हैं, ठीक है। कोई भारी बात नहीं है, बस इतना सा करंट अफेयर था, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लिखा हुआ है, कहता है ये एक एसोसिएशन है जो रिप्रेजेंट करता है ओवर 160 स्टील प्रोड्यूसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल एंड रीजनल इंडस्ट्री एसोसिएशन। इट अकाउंट फॉर नियरली 85% ऑफ वर्ल्ड स्टील प्रोडक्शन, ठीक है। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है बेटे इसके, तो आप याद रखेंगे ब्रुसेल में। और कब बनी थी ये वर्ल्ड स्टील वाली, तो आपको याद रखना है 1967 में, इतना काफ़ी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला कौन सा सेक्शन आता है अब आपके पास यहाँ पे, नेशनल, और नेशनल के बारे में भी डिटेल में बात कर लेते हैं, ठीक है। बट आप सबने सुना होगा बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है। अगर आपको पता हो तो आपने बायोटेक एक वर्ड सुना होगा, और एक आपने सुना होगा बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। बायोटेक और बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा सीखते हैं, ठीक है। देखिए बच्चा, आज हम सबको पता है कि जैसे जैसे इंडिया जो है, जैसे से इंडिया ही नहीं बेटा, पूरे जैसे से क्लाइमेट चेंज आ रहा है अपने पास, या पूरे के पूरे चेंजेस अपने पास आते जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से जो है, मतलब इसमें क्या किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी में, ये हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उनके जो प्रोडक्ट होते हैं, उनको यूज़ करके, ठीक है, उनको यूज़ करके उनसे नए और बेहतर प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। अभी सर्दियाँ प्रॉपर आई भी नहीं होती हैं, पर हमें संतरे मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसी बहुत सारी ऑफ सीजन हमें क्या मिल रही हैं, सब्जियाँ मिल रही हैं, चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। तो वो किसके कारण हो पा रहा है सब कुछ, वो किसके कारण हो पा रहा है, बायोटेक्नोलॉजी के कारण हो पा रहा है, ठीक है। देखिए, तो कहता है, अब यहाँ पर समझेंगे क्या बोला गया है। कहता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, क्या नाम है इनका, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्होंने उद्घाटन करा है पहला डेमोन्स्ट्रेशन फैसिलिटी फॉर बायोपॉलीमर्स, और कहाँ पर इसे लॉन्च करा है, पुणे महाराष्ट्र में लॉन्च करा है, ठीक है। मेन एम क्या है बच्चा, कि जो हमारा एमिशन है, जो हमारा कार्बन है, उसे क्या करना है, यहाँ पर खत्म करना है। और मैं आपको कई बार पिछले करंट अफेयर में बता चुकी हूँ कि हमें नेट जीरो एमिशन करना है, कब तक, 2070 तक। उसके बाद अगर इंडिया के रैंक की बात करें बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में, तो हमारा 12th रैंक है। और अगर अगर एशिया पैसिफिक रीजन में देखा जाए तो हमारा 3rd रैंक आपको देखने को मिलता है। उसके बाद है इंडिया इज द लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर एंड हैज़ 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये आप इसके साथ यहाँ पर पढ़ लेंगे, बस आपको बायोटेक्नोलॉजी थोड़ा सा क्लियर यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला करंट अफेयर देखते हैं। अगला आता है हमसफर पॉलिसी ऑन बोर्डिंग सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। देखिए बच्चा, अब हमसफर एक ऐसी पॉलिसी है बच्चा, जब मैं और आप रोड पे उतरते हैं, ये जब हम हाईवेज पे उतरते हैं, तो हाईवेज में और फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो उस फैसिलिटी को आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हमसफर। समझते हैं, देखिए क्या लिखा है। कहता है यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी, जिनके पास कौन सा मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे है, इन्होंने क्या लॉन्च करा है बच्चे, हमसफर पॉलिसी को लॉन्च करा है, ताकि क्या किया जा सके, जो ट्रेवलिंग है किस पे बच्चा, नेशनल हाईवेज पे, उसको और ठीक किया जा सके, उस पे और बढ़ावा किया जा सके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कहता है, अब आपको हमसफर पॉलिसी क्या क्या चीजें प्रोवाइड करेगी। जैसे कि पहला क्या लिखा हुआ है बच्चे यहाँ पर आपको, क्लीन टॉयलेट्स। जब हम हाईवेज पे उतरते हैं तो हमें दूर दूर तक कोई ऐसा प्रॉपर चीजें नहीं देखी जाती हैं, तो मतलब यहाँ पर पूरा यात्रियों की जो सुरक्षा है, यात्रियों की जो जरूरत है, उसका पूरा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। फिर
अगर मान लेते हैं कोई ऐसी औरत है, ऐसी कोई लेडी है जो बेबी को अपने फीड कर रही है, तो बेबी केयर रूम्स वहाँ पर होंगे आपके पास। अगर मान लेते हैं कोई अपंग है तो उसके लिए क्या होगा बच्चे, वहाँ पे व्हील चेयर्स होंगी। और अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ आ रहा है तो वहाँ पर क्या होंगे, उसके लिए चार्जिंग स्टेशंस होंगे, पार्किंग स्पेस होंगे, और रेस्ट हाउस भी कह सकते हैं आप इन्हें, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं जहाँ पे रुक सकते हैं, ऐसे कैसा रूम बनाया जाएगा एट फ्यूल स्टेशंस अलोंग हाईवेज। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये सारी फैसिलिटीज अब प्रोवाइड की जाएंगी किसके साथ, हम सफ़र पॉलिसी के साथ। ठीक है, कहता है कम्यूटर्स कैन क्विकली एक्सेस डिटेल ऑफ नियर बाय सर्विस प्रोवाइडर थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन का नाम क्या होगा, राजमार्ग यात्रा। ठीक है, लॉन्च बाय द NHAI इन अगस्त 2023। ठीक है, तो आप अपने नियर बाय, ठीक है, जब आप सफ़र पे उतरे होंगे तो आप नियर बाय क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि क्या वहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं या नहीं है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना था। ठीक है, उसके अलावा अगर हम NHAI की बात करें तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, आपने याद रखना है, जो कि कब बनी थी, तो 1995 में हमारे पास बनी थी। ठीक है, ये आपने यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, उसके साथ अगला आता है आपके पास करंट अफेयर। देखो बच्चा, हम अपने UPI को बहुत ही तेज़ी से बढ़ा रहे हैं, है ना, हम जिससे ग्लोबलाइजेशन की तरफ हम मतलब इसको हम UPI को हम बहुत ही आगे फैलाते हुए चल रहे हैं। UPI का फुल फॉर्म आप सबको पता है, बताया हुआ है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और ये कंसेप्ट कब आया था अपने पास, 2016 में आया था। ठीक है, तो अब क्या बोला गया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और UAE है, अब ये क्या करने जा रही है, अब ये कोलैबोरेट कर रही है इन दोनों के साथ, ताकि जो लोगों की जो मतलब जो लोग क्या करते हैं, यहाँ से वहाँ पर जाते हैं या वहाँ से यहाँ पर आते हैं, वो क्या कर सकें बच्चे, बहुत ही आसानी से क्या कर सकें, ट्रांजैक्शन में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सीधा सीधा करंट अफेयर है और कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अगला आता है। अच्छा, अगला करंट अफेयर आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड समझना पड़ेगा ताकि आपको ये कहानी समझ पर आए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए कहता है बच्चे यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया है सेक्शन नंबर 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट एज वैलिड लॉ। तो अब यहाँ पे समझते हैं बच्चा पहले। ठीक है, देखिए जब भी हम सिटीजनशिप की बात करते हैं, आप सबको पता है कि पार्ट नंबर कौन सा आता है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 2 आ जाएगा। और अगर हम बात, अच्छा हमारे पास कौन सी वाली सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप है या डुअल है, हम सबको याद रखना है सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, अब बेटा एक बात समझो यहाँ पर और इस करंट अफेयर को समझने की कोशिश करो। ठीक है, देखिए क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली में हम सबको पता है कि जब पार्टीशन हुआ था इंडिया का, जब हमारा पार्टीशन होता है तो एक हिस्सा क्या बनता है आपके पास, ईस्ट पाकिस्तान, और एक क्या बना था आपके पास, वेस्ट पाकिस्तान। इस ईस्ट वाले पाकिस्तान को ही बाद में क्या बनाया गया था बच्चे, बांग्लादेश बनाया गया था। तो आपको लगता है कि क्या बांग्लादेश बनाने की जो प्रक्रिया रही होगी वो बहुत आसान रही होगी? बिल्कुल नहीं। जब ये सब चीज़ें चल रही होंगी तो वहाँ पे दंगे, कियोस चल रहा होगा, तो लोगों ने वहाँ से माइग्रेट करा। अब कहाँ से माइग्रेट करा, उस ईस्ट पाकिस्तान से माइग्रेट करा, और कहाँ पर आके बस गए, वो आकर बस गए कहाँ पर, असम में। कहाँ पर आके बसे बच्चा, तो आकर कहाँ सेटल हो गए, तो आपको याद रखना है कहाँ सेटल हो गए, असम में। ठीक है, ये वाला आपको क्लियर हुआ। तो मतलब जब बांग्लादेश को क्या मिली थी बच्चा, तो आपको याद करना है। ठीक है, जब बांग्लादेश की जब आप बात करते हैं, तो जब बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी उस टाइम कुछ लोग बॉर्डर पार कर कर कहाँ पर आ गए थे बेटा, असम आ गए थे, जिसकी वजह से जो असम के जो लोग हैं, अब असम के जो ओरिजिनली लोग हैं, वहाँ के जो इंडिजीनियस लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वो इसका प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, अब नहीं कर रहे, वो प्रोटेस्ट किया था उनका, और ये प्रोटेस्ट लगभग कितने साल चला था बच्चे, 6 साल चला था। और उसके बाद फिर एक अकॉर्ड आया था जिसका नाम आता है आपके पास, क्या नाम आता है जिसका, असम अकॉर्ड, इसका नाम आपके पास आता है। ठीक है, फिर इस असम अकॉर्ड के अंदर भी इनको और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई थी। पर आपको भी पता है जब बाहर से कोई इनक्रोच करेगा, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो लोग होते हैं उनके रिसोर्सेज, उनकी बहुत सारी चीज़ों पे, अब लोगों का मानना है, वहाँ के NGOs का मानना है कि एक्चुअली में कल्चरल मिक्सिंग हो गई है, कल्चरल मिक्सिंग हुई है, साथ ही साथ पॉपुलेशन मिक्सिंग हो गई है। कहाँ पर, असम में। ठीक है, पर अब देखो ये वाला झगड़ा था, पर अब इसको क्या कर दिया सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने बोला कि अब ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा। देखिए मैं बताती हूँ आपको क्या यहाँ पे कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड करा है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955। देखिए बच्चा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहला एक्ट कौन सा आया था, तो आपको याद रखना है 1955, और इसी 55 के अंदर राजीव गांधी गवर्नमेंट के द्वारा क्या ऐड कर दिया गया था, सेक्शन नंबर 6A को ऐड कर दिया गया था। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है यहां पर कि सेक्शन ए कोई बुरा नहीं है। पहली बात आपके पास याद रखना है, सेक्शन ए कोई भी बुरा नहीं है। देखो बच्चा, मान लेते हैं मैं कहां से भागकर आई, मैं मान लेती हूं मैं बांग्लादेश से भागकर कहां पर आ गई थी, असम में। ठीक है, अब यहां पे डेट भी मेंशन है बच्चा। देखो पहले इसको पढ़ने से पहले ये समझते हैं। ठीक है, देखो यहां पे क्या लिखा है, कहता है इंस्टेड सेक्शन ए एड्रेसेस माइग्रेंट फ्रॉम एरस्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान प्रेजेंट बांग्लादेश स्पेसिफिकली दोज हु एंटर्ड असम। अब जो कहां पर आ गए थे, असम आ गए थे। कब से कब तक, जनवरी 1966 से लेकर 71 के बीच में उनको क्या बना दिया गया होगा, उनको बना दिया होगा भारत का नागरिक, उनको बना दिया गया होगा। ठीक है, अब इसी के खिलाफ थोड़े दंगे से थे, अब उसको क्या कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है कि ये जो सेक्शन नंबर 6A है जो राजीव गांधी गवर्नमेंट के द्वारा इंसर्ट किया गया था, वो किसी भी प्रकार से, ध्यान देंगे आप, वो किसी भी प्रकार से अनकॉन्स्टिट्यूशनल या वो किसी भी प्रकार से आर्टिकल नंबर 6 और 7 को वायलेट नहीं करता है। ठीक है, क्या नहीं करता है बच्चे, आर्टिकल नंबर 6 और 7 को वायलेट नहीं करता है। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास। मतलब अब जो भी पर्सन क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी पर्सन यहाँ पर एंट्री दे चुके हैं, अब उनको वहाँ यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर याद रखना था। उसके बाद आता है यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ जजेस, जिसमें कौन कौन थे, तो आपको याद रखना है यहाँ पे अपने चंद्रचूड़ थे, मतलब सारे के सारे ही थे, और उसके अलावा फिर इसको क्या किया गया, कंफर्म किया गया। ठीक है, अगला आता है बच्चे, यहाँ पर कहता है द कोर्ट रूल दैट चेंजेस इन डेमोग्राफिक डू नॉट पॉलिटिकल कल्चरल राइट। कहता है कि हम मानते हैं कि कोर्ट ये कह रहा है, हम मानते हैं कि आपके वहाँ पर कल्चरल मिक्सिंग हो चुकी है, हम ये समझ रहे हैं। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो कल्चरल राइट्स हैं उनको छीना गया होगा, वो आज भी प्रोटेक्टेड है और वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। ठीक है, चलिए, और हम सबको पता है बच्चे क्या लिखा है, इट हाईलाइटेड द डिफरेंट कल्चर्स कैन को एग्जिस्ट पीसफुली इन इंडियन सोसाइटी, हम सबको पता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपके पास एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। चलिए, अगला सेक्शन कौन सा आता है बच्चे, अब हमारे पास यहाँ पे इंटरनेशनल, और इसके बारे में भी बात कर लेते हैं और डिटेल में समझ लेते हैं कि क्या बोला गया है इसके बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, और एक और वहाँ पे मिनिस्टर है जिनका नाम है यूनियन मिनिस्टर मनसुख मंडाविया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, इन दोनों ने लॉन्च करा है ई माइग्रेट वर्जन 2.0 वेब पोर्टल एंड मोबाइल ऐप। कहाँ से लॉन्च करा है इसे, सुषमा स्वराज भवन, वो कहाँ पर आता है, नई दिल्ली में। क्यों किया गया इसको लॉन्च, ताकि जो सेफ और जो मोर रेगुलेटेड ओवरसी ट्रेवल है इंडियन वर्कर्स का, वो बहुत ही आसानी से किया जा सके। आप सबको पता है बच्चे, आप सबको पता होगा, आपने डंकी मूवी देखी होगी तो आपने हाल देखा होगा कि क्या हाल था लोगों का, कैसे माइग्रेट करते थे लोग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया है, इस प्रकार से बहुत सारे पोर्टल बनाए जा रहे हैं ताकि आप सेफ और रेगुलेटेड क्या कर सके, वहाँ पर ट्रेवल कर सके। इसका अगर हम बात करें तो ये कौन से गोल की बात करता है, आप सबको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं बच्चा, तो आपको बताए हुए हैं 17 है। कितने टारगेट्स हैं उसके, 169 टारगेट है। उसका जो गोल नंबर 10 है वो कहता है कि हमें इनइक्वालिटी खत्म करनी है, कम करनी है, किसके बीच में, अमंग द कंट्रीज के बीच में। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है बच्चे आपके पास UNFPA ऑनर्स इंडियाज लीडरशिप इन मैटरनल हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। ठीक है, चलिए समझते हैं यहाँ पर इसके साथ और देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बोली गई हैं। ठीक है, चलिए देखिए बेटा क्या बोला गया यहाँ पे, समझते हैं। कहता है जो ये यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड है, इसके अकॉर्डिंग इंडिया ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोग्रेस करी है, किस में, मैटरनल हेल्थ के लिए, और उसके साथ साथ किस
किसके लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए। अगर तुम्हें याद होगा तो हमने एक यूविन पोर्टल भी पढ़ा है, यूविन पोर्टल भी आपको बताया हुआ है, तो मतलब वो किसके लिए है, वो मैटरनिटी हेल्थ के लिए है, प्लस किसके लिए है, फैमिली प्लानिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या बोला गया बच्चे, तो यूएनएफपीए ने किसको ऑनर करा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, एक सर्टिफिकेट दिया, उसके अलावा एक प्लेक दिया यहाँ पर। अब कहता है बच्चे यहाँ पे समझते हैं, कहता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर किसके पास है अभी, तो हम सबको पता होना चाहिए जेपी नड्डा के पास है अभी। ठीक है, कहता है एम्स टू इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ हमें ठीक करनी है एंड वर्क्स टूवर्ड्स जीरो प्रिवेंटेबल मैटरनल डेथ अंडर द सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म जिसका कलेक्टिवली नाम आपके पास क्या आ जाएगा, सुमन, आपने यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो इसका मेन एम क्या था, जो प्रेग्नेंट वुमेन है और जो बच्चे हैं उनको क्या करना था, यहाँ पर ठीक करना था। इसे लॉन्च किया गया था 10 अक्टूबर 2019 को, इसे लॉन्च किया गया था किसे बच्चा, सुमन वाली स्कीम को। ठीक है, ये आपने यहाँ पर याद रखना है। उसके अलावा एक और आती है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान एंड द मिडवाइफरी सर्विस इनिशिएटिव। ये भी कौन लेकर आया था, तो ये भी भारत सरकार की ही स्कीम्स आती हैं, और इसे कब लॉन्च किया गया था, तो 9 जून 2016 को इनको लॉन्च किया गया था। और इनके अंदर किसके ऊपर पूरा जोर दिया गया है, मैटरनल हेल्थ के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। ठीक है, चलिए यूएनएफपीए कब बना था, 1969। हेडक्वार्टर कहां पर है इसके, न्यूयॉर्क, याद रखना है आपने, न्यूयॉर्क यूएस में इसके हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगला आता है आपके पास यहाँ पे आईसीएमआर स्टडी हुई है ब्रिक्स नेशंस में, और कैंसर केसेस के बारे में बात की गई है। ठीक है, ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है आप मुझे बताएंगे, मैंने आपको बताया हुआ है ये वाला। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। कहता है अकॉर्डिंग टू बेंगलुरु बेस्ड आईसीएमआर, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इंफॉर्मेटिक्स और रिसर्च है, इसने एक लेटेस्ट स्टडी करी है कैंसर केसेस और उससे होने वाली डेथ कहाँ से, कौन से टाइम पीरियड से कौन से टाइम पीरियड के बीच में, 2022 से लेकर 2045 इन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, जब भी हम ब्रिक्स की बात करते हैं बच्चा, तो ब्रिक्स में 5 कंट्रीज आती हैं, सबको बताइए आपको। उसके बाद आता है ये स्टडी बताती है रिपोर्टेड अ 12.8% इंक्रीज इन द इंसिडेंस ऑफ कैंसर केसेस इन इंडिया इन 2025 कंपेयर टू 2020। ठीक है, और उसके अलावा ओरल कैंसर ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, अब समझते हैं बच्चा कि क्या डेटा कहता है। ये स्टडी बताती है कि जो ब्रेस्ट कैंसर है वो औरतों में ज़्यादा देखा जाता है, वुमेन इन ऑल ब्रिक्स कंट्रीज एक्सेप्ट चाइना, और सर्वाइकल कैंसर इज रैंक्ड सेकंड मोस्ट अमंग टाइप ऑफ कैंसर अमंग द वुमेन एंड इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। उसके अलावा साउथ अफ्रीका रिकॉर्डेड अ हाईएस्ट कैंसर डेथ रेट फॉर बोथ मेन एंड वुमेन अमंग द ब्रिक्स नेशन। द स्टडी फाउंड लंग कैंसर इज टॉप कॉज ऑफ कैंसर रिलेटेड डेथ अमंग ब्रिक्स कंट्रीज एक्सेप्ट इंडिया। ये आपको याद करना पड़ेगा, और क्या क्या डेटा इसके अकॉर्डिंग है तो ये आपको यहाँ पर कवर होना चाहिए। ठीक है, तो कैंसर से रिलेटेड एक पूरा का पूरा क्या किया गया है, यहाँ पे डेटा को रिलीज किया गया है ताकि इससे बचा जा सके और इसके ऊपर प्रिकॉशन मेजर्स लिए जा सके। ठीक है, चलिए अगला कौन सा सेक्शन आता है आपके पास यहाँ पे, डिफेंस एंड मिलिट्री एक्सरसाइजेस। चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, देखिए बच्चा, एक्चुअली में क्या है, हमारे बहुत सारे जो कह सकते हैं आप यहाँ पे जवान हैं, वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पे शहीद हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 1962 से लेकर 2020 तक, ठीक है, जिन भी जिन भी सोल्जर्स की डेथ हुई है उनको कवर किया गया है। मतलब यहाँ पर लगभग 40 ऐसे बस्ट बनाए गए हैं और इनके बारे में डिटेल में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन लिखी गई है, जिन लोगों ने अपने जीवन को क्या कर दिया, बिना किसी कह सकते हैं ना, बिना किसी लालच के क्या कर दिया, अपने जीवन को खत्म कर दिया। तो देखिए क्या लिखा है, कहता है इंडियन आर्मी डे हम कब मनाते हैं, 15 जनवरी को मनाते हैं। इसने इनॉग्रेट करा है सतर्क पार्क, और कहाँ इसे करा है बच्चे, तो आप याद रखेंगे पुणे महाराष्ट्र में। ये किसको डेडिकेटेड है, तो जो मिलिट्री इंटेलिजेंस पर्सोनल हैं उनको यहाँ पर उनको मतलब एक नवाजा गया, ऐसा कह सकते हो, और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी यहाँ पर खो दी थी। ठीक है, ज़्यादा करके जिन सोल्जर्स ने अपनी जान खोई है वो किस एरिया में खोई है, जम्मू कश्मीर। आप सबको पता है कि क्या हालात थे पहले वहाँ पर, अभी भी हालात उतने अच्छे नहीं है पर अभी भी हैं।
ठीक है। कहता है द मेमोरियल इज इंस्पायर्ड बाय MIS मोटो, सदा सतर्क मतलब ऑलवेज अलर्ट, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं बेटा जिनकी डेथ हमें कहाँ देखने को मिलती है, इसी में देखने को यहाँ पर मिलती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। अगला आता है इंडियन नेवी और बजाज अलायंस, ठीक है। आप सबको पता है लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, ठीक है। तो इंडियन नेवी ने अपने सिविलियंस को बचाने के लिए या उनकी लाइफ मतलब उनकी लाइफ खतरे में तो रहती है बेटा, तो उसके लिए उनको क्या करा यहाँ पर, तो इंडियन नेवी ने हाथ मिलाया किसके साथ, बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस के साथ, ठीक है। देखिए कहता है यहाँ पर बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मार्किंग अ सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव, ताकि किसका वेलफेयर हो सके, उनके सिविलियन पर्सोनल्स का उनका वेलफेयर हो सके। कहता है यहाँ पर द इनिशिएटिव अलाइन इन इंडियन नेवीज डिक्लेरेशन ऑफ द 2024 ईयर ऑफ नेवल सिविलियन एम्ड एट एनहांसिंग द वर्क एनवायरनमेंट, वेलफेयर मेजर्स फॉर द सिविलियन स्टाफ, ठीक है। उसके बाद है इस कंपनी की अगर हम बात करें तो ये बहुत अच्छे प्रकार की क्या दे रही है, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट अंडर दिस पार्टनरशिप इंक्लूडिंग टर्म इंश्योरेंस, उसके बाद अदर प्लान्स, जो प्लान्स होंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इंडियन नेवी ने किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अगला आता है आपके पास यहाँ पर एक डिवाइस लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या आता है बच्चे आपके पास यहाँ पे, अग्नि अस्त्र, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या बोला गया है, ठीक है। देखिए इंडियन आर्मी के जो चीफ है, इंडियन आर्मी के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, क्या नाम है उनका, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, इन्होंने अग्नि अस्त्र को लॉन्च करा है। अब क्या है अग्नि अस्त्र, तो देखिए क्या लिखा है, ये मल्टी टारगेटेड पोर्टेबल डिटोनेशन मतलब विस्फोट होने वाला डिवाइस है। ड्यूरिंग द आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस, कहां पर हुई थी, गैंगटॉक सिक्किम में, वहां पर इसे क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। कहता है यहां पर अगर हम इसके बारे में बात करें, यहां पर कहता है इट वाज क्रिएटेड टू इंप्रूव द सेफ्टी और रिलायबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल टारगेट, तो एक ही टाइम पे मल्टीपल टारगेट्स को क्या कर सकता है, ये खत्म कर सकता है, ये आपको यहां पर क्लियर रखना है। अगर हम इसके ऑपरेशनल रेंज की बात करें तो कितनी बताई गई है यहाँ पे, 2.5 किलोमीटर, और ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और ये कैसे ऑपरेट हो सकता है, वायर के साथ भी, मतलब रिमोट के साथ भी, और वायरलेस मोड से भी इसको आप काम करवा सकते हैं। क्लियर हो गया आपके पास। अच्छा एक और क्वेश्चन, इस डिवाइस को किसने डिजाइन करा है, तो आप याद रखेंगे मेजर रवि प्रसाद, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ गया तो ये बन सकता है आपके पास, किसने इसे डिजाइन करा है, मेजर रवि प्रसाद, आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए एक और हो गया आपके पास करंट अफेयर। अगला सेक्शन आता है आपके पास रिपोर्ट, रैंकिंग और इंडेक्सेस, इनके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए हम सबको पता है बच्चे कि पोवर्टी हमारे इंडिया में कितनी ज़्यादा डिजास्ट्रस है, ठीक है ये, जितनी जनसंख्या बढ़ी हुई है उतनी पोवर्टी भी है। तो अब डेटा रिलीज हुआ है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से और क्या बातें बोली गई है वो देख लेते हैं, ठीक है। क्या कहता है वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें, पोवर्टी, प्रॉस्पेरिटी एंड प्लैनेट रिपोर्ट 2024 को लॉन्च किया गया है। क्या इसका टाइटल क्या है, पाथवे आउट ऑफ द पॉली क्राइसिस रिवील्स दैट इंडिया हैज 129 मिलियन सिटीजन्स लिविंग इन एक्सट्रीम पोवर्टी, किस में जी रहे हैं वो लोग, एक्सट्रीम पोवर्टी में, एंड दे आर सर्वाइविंग ऑन लेस देन ₹180 पर डे, ठीक है। तो 180 से भी कम उनकी दिहाड़ी है, ये उतने उससे कम पैसे में वो यहाँ पर जी रहे हैं। कहता है दिस फिगर मार्क्स अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन फ्रॉम 431 मिलियन इन 1990। इंडिविजुअल्स आर क्लासिफाइड एज एक्सट्रीमली पुअर, अगर वो मतलब एक दिन में कितना नहीं कमा पा रहे हैं, 180 रुपए से कम कमा पा रहे हैं तो, ठीक है। कहता है द इंक्रीज्ड पोवर्टी थ्रेशहोल्ड ऑफ $6.85 for middle income countries and result in more individuals below this line compared to 1990। तो ये डेटा किसके साथ कंपेयर किया गया है, 1990 के साथ यहाँ पर कंपेयर किया गया है। कहता है ऐसे भी लोग हैं लेस देन 1% ऑफ पॉपुलेशन एज्ड 15 एंड अबव जिनके पास फॉर्मल एजुकेशन ही नहीं है, एंड लिंकिंग एजुकेशन लेवल्स डायरेक्टली टू पोवर्टी रेट्स। जब आपके पास एजुकेशन नहीं होगी तो पोवर्टी के चांसेस आपको ज़्यादा देखने को ही
मिलते हैं, ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही कहता है अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज ऑफ 38 मिलियन इंडिविजुअल इन पॉवर्टी वाज नोटेड इन 2021। अभी इसके साथ आप डेटा पढ़ लेंगे, बस आपको वो वाला डेटा ज़्यादा करके यहाँ पर याद रखना है, ठीक है, वो ज़्यादा याद रखना है, बाकी तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, कितना 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 डेटा यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। चलिए वर्ल्ड बैंक कब बना था अपने पास, तो हमें पता होना चाहिए 7 जुलाई 1944 को हमारे पास क्या बना था यहाँ पर, तो आप याद रखेंगे वर्ल्ड बैंक। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं, तो आप याद रखेंगे वॉशिंगटन डीसी। ये आपको पिछली बार भी, पिछले करंट अफेयर में भी ये था, वॉशिंगटन डीसी यूएस में इसके हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलते हैं। और इसके प्रेसिडेंट अभी कौन है, तो आप याद रखेंगे अजय बांगा। और मेंबर कंट्रीज कितनी है, 189, ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए हो गया आपके पास। अगला बढ़ते हैं, अगला करंट अफेयर। अगला कहता है बच्चे यहाँ पर सोलर पावर जनरेशन के ऊपर रिपोर्ट आई है, ठीक है। तो अब रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या इंडिया में या कितना सोलर पावर की तरफ हम बढ़े हैं, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। कहता है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट टाइटल्ड रिन्यूएबल एनर्जी एंड जॉब्स एनुअल रिव्यू 2024, किसने लॉन्च कराया बच्चे इसे, तो आप याद रखेंगे इसे अरीना भी पढ़ लो या इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी इन कोलैबोरेशन विद ILO के साथ इसे यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो कहता है 347 गीगावाट ऑफ फोटोवोल्टिक कैपेसिटी वर एडेड टू पावर जनरेशन ग्लोबली इन 2023, ठीक है। तो मतलब हम, आप सबको पता है, हम ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ बढ़ रहे हैं, हम रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये उसी के साथ यहाँ पर बढ़ोतरी हमें देखने को मिलती है। अगर हम देखें तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, 74 एज कंपेयर टू 2022। अगला कहता है एज पर द रिपोर्ट चाइना अकेले कॉन्स्टिट्यूट करता है कितना, 63% ऑफ द न्यू PV मतलब photovoltaic capacities added in the year 2023. The year 2023 witnessed the largest ever increase in jobs. और जॉब किस में बढ़ी है बच्चा, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बढ़ी है, फ्रॉम 13.7 मिलियन कितनी थी 2022 में, अब कितनी हो चुकी है 16.2 मिलियन। कब की बात कर रहे हैं हम, ये 2023 की, आपने याद रखना है, ठीक है। तो वैसे तो ग्रीन एनर्जी की तरफ भी हम बढ़े हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी असर हुआ है, उसके साथ साथ और कहाँ असर हुआ है बेटा, तो आपको याद रखना है और कहाँ असर हुआ है, इसका असर कहाँ पर हुआ है, जॉब्स में भी आपको देखने को मिलता है। ग्लोबली 7.1 मिलियन जॉब्स वर क्रिएटेड इन सोलर फोटोवोल्टिक इन 2023, और फिर पूरे वर्ल्ड का कितना ही आप इसके साथ देख लेंगे, ठीक है। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, अरीना के, तो अबू धाबी UAE आपने याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला आता है यहाँ पर, इंडिया रैंक्स अमंग टॉप 6 इन ग्लोबल 6G पेटेंट फाइल, ठीक है। आप सबको पता है अभी 5G तो अच्छे से आया नहीं, पर यहाँ पे 6G की बातें हो रही हैं, चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए क्या कहता है अकॉर्डिंग टू वेरियस स्टडीज इंडिया का रैंक टॉप 6 कंट्रीज में देखा जा रहा है जिसने फाइलिंग पेटेंट रिलेटेड टू 6G टेक्नोलॉजी, मतलब हम 6G टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं या हम उसको बिल्कुल एक नए सिरे से लेकर आना चाहते हैं, इंडिकेटिंग द पोटेंशियल इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया ऑन द 6G स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस। दिस प्रोग्रेस made by India is in alignment with Prime Minister नरेंद्र मोदी विजन टू मेक इंडिया अ फ्रंट लाइन कॉन्ट्रीब्यूटर। और किस फील्ड में अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो हम 6G टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, और कब तक हमने बात करी है 2030 तक, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डेटा फ्रॉम मैक्सवेल ए ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, इंडिया का रैंक कितना आ चुका है, 6वां, आपने याद रखना है, विद 188 6G रिलेटेड पेटेंट बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज डेटा, ठीक है। तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, 6G टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ने की बात यहाँ पर कर रहे हैं, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। उसके अलावा क्या लिखा है यहाँ पर, कहता है चाइना इसमें बिल्कुल टॉप प्लेयर देखने को मिलता है, उसके बाद USA आपको देखने को मिलता है, फिर कोरिया आ जाएगा, साउथ कोरिया, फिर जापान, और फिर आ जाता है आपके पास यूरोपियन यूनियन, ठीक है। अगर हम एक और एनालाइज करें तो यहाँ पे कहता है UK बेस्ड का जो U स्विच है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया की पोजीशन 6G पेटेंट में कितनी है, 4th है, और वैसे देखा जाए तो 6th है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला कौन सा सेक्शन आता है आपके पास यहाँ पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी और इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए कहता है नासा का जो स्पेस क्राफ्ट है यूरोपा क्लिपर टू जुपिटर मून, ठीक है। देखो बेटा, हम सबको पता है कि जुपिटर जो है, ये जुपिटर जो है वो हमारे पास क्या आता है, सबसे बड़ा प्लैनेट हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। साइज के अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे बड़ा प्लैनेट हमें देखने को मिलता है, और सन से देखें तो सन से 5वें नंबर का प्लैनेट हमें क्या देखने को मिलता है बच्चे, जुपिटर देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए कहता है नासा ने लॉन्च करा था यूरोपा क्लिपर स्पेस क्राफ्ट अंडर द यूरोपा मिशन। कहाँ जा रहा है ये, जुपिटर में, एंड इट्स मून, जुपिटर उसके साथ साथ उसके जो मून है वहां पर, एंड वन ऑफ द जुपिटर्स 95 नोन मून्स, ठीक है। कहता है दिस मार्क नासाज फर्स्ट मिशन डेडिकेटेड, किसमें पढ़े, किसके बारे में बात करने जा रहा है यहाँ पर, ये जुपिटर के बारे में। अब बेटा जुपिटर यहाँ पे बात क्या करनी है और क्या चीज़ें समझनी है ये हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली में यहाँ पर भी पॉसिबिलिटीज़ ऑफ लाइफ देखनी है अंडर आईसी सरफेस, ठीक है। आप सबको पता है यहाँ पे आईसी सरफेस है, तो आईसी सरफेस में लाइफ कैसी है कैसी नहीं है, या क्या पोटेंशियल हो सकते हैं लाइफ को लेकर, इसमें देखा जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, ये एक बहुत ही बड़ी यूरोपा जो क्लिपर है बेटा, ये एक बहुत ही बड़ा स्पेस क्राफ्ट है जो प्लानिटरी मिशन की तरफ जा रहा है, या प्लानिटरी मिशन की तरफ क्या कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद है नासा एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, बिल नेल्सन, याद रखेंगे। हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं, वॉशिंगटन डीसी, और कब इसकी स्थापना हुई थी, 1958 में, ठीक है। चलिए अगला सेक्शन कौन सा आता है अब आपके पास यहाँ पर, अगला सेक्शन आपके पास आता है स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए कहता है यहाँ पर ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, ठीक है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, पढ़ते हैं इसके बारे में। कहता है इंडिया फिनिश्ड 9th ऑन द मेडल टेली ऑफ द ISSF वर्ल्ड कप फाइनल राइफल पिस्टल शॉटगन 2024 विद 4 मेडल्स, जिसमें 2 क्या मिले हैं यहाँ पे, सिल्वर, और 2 क्या है आपके पास, ब्रॉन्ज है। कहता है चाइना टॉप कर रहा है मेडल टैली में, कितने मेडल्स हैं, 8 याद रखना है। उसके बाद इटली के पास हैं 5, उसके बाद जर्मनी कितने मेडल है यहाँ पर आपके पास, आपको याद रखना है 3, ही आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है ISSF वर्ल्ड कप राइफल, उसके बाद है पिस्टल शॉटगन, कहाँ पर हुआ था ये, डॉक्टर करनी सिंह रेंज, कहाँ पर, नई दिल्ली में। और इंडियाज सोनम मस्कर सिक्योर्ड द सिल्वर मेडल इन द वुमेन 10 मीटर एयर राइफल इवेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये पढ़ लेंगे आप इसके साथ का। अगला कहता है विवान कपूर को क्या मिला है, सिल्वर मिला है यहाँ पे शॉटगन में। अखिल शेरॉन की अगर हम बात करते हैं तो इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला है, ये आपने यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद है अनंत जीत, इनको भी ब्रॉन्ज मिला है मेंस स्कीट इवेंट में। और ISSF एक बहुत ही गवर्निंग बॉडी है शूटिंग से रिलेटेड, किसके अंदर, एट द ओलंपिक गेम्स। प्रेसिडेंट कौन है इसके, तो रॉसी आपने याद रखना है। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है बेटा इसके, तो म्यूनिक जर्मनी में है। और कब ये बना था ISSF, तो आपने याद रखना है 1907 को, ठीक है। चलिए अगला आता है ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 हो चुका है, ठीक है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। कहता है न्यूजीलैंड की जो वुमेन क्रिकेट टीम है वन देयर फर्स्ट एवर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 9th वुमेन T20 वर्ल्ड कप टाइटल। किसको हराया इन्होंने, तो साउथ अफ्रीका की जो वुमेन क्रिकेट टीम है उसे हराया कितने रनों से, तो 32 रन से, आपको ये याद रखना है, ठीक है। और कहाँ पर हुआ था ये, तो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुआ है, ठीक है। न्यूजीलैंड टीम को और किस नाम से जानते हैं, कीवी, याद रखेंगे आप। और सोफी कौन है इनकी यहाँ पर कैप्टन है। साउथ अफ्रीकन टीम को क्या कहा जाता है, प्रोटियास कहा जाता है। और कौन है यहाँ पर इनकी कैप्टन, तो आप याद रखेंगे लॉरा, बस इतना काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। जो भी जीती है टीम उसको $2.3 यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन थी, एमिला केर, जो कि किससे हैं, न्यूजीलैंड से। प्लेयर ऑफ द मैच वो भी कौन है, सेम पर्सन ही है, याद रखेंगे। और एमिला केर जो है became the first player in history to bag both POT मतलब यहाँ पे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और उसके साथ प्लेयर ऑफ द मैच इन T20 वर्ल्ड कप, ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अलग अलग लोग जो हैं उनका अपेयरेंस आप इसके साथ देख लेंगे। और फिर अगला क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आपके पास, ICC T20 वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज्ड बाय ICC। और ये कैसा इवेंट है आपके पास, बाइनल इंटरनेशनल चैंपियनशिप फॉर वुमेन्स T20, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। इसका पहला टूर्नामेंट कब हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था, कब हुआ था, और ये 2009 में। एज ऑफ 2024 ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा
सक्सेसफुल टीम हमें देखने को मिलती है जिसको टाइटल कितनी बार मिल चुका है? 6 टाइम्स, 2010, 12, 14, 18, 20 और उसके बाद 2023 में। और वाइल इंग्लैंड 2009 और वेस्ट इंडीज 2016 और न्यूजीलैंड आगे आपके पास अभी अभी कितना यहाँ पर 2024, ठीक है। और अगला जो इसका 10th एडिशन होगा, क्योंकि 2 सालों के बाद होना है ना, तो 10th एडिशन कहाँ पर होगा बेटा इसका? इंग्लैंड में। और कब होगा? 2026 में, ठीक है। अगला साक्षी मलिक का नाम आप सभी जानते होंगे, ठीक है। साक्षी मलिक रेसलर है हमारे पास, आप सबको इनके बारे में पता ही होगा। और इनकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो क्या बोला गया है? साक्षी मलिक जो इंडियन फ्री स्टाइल रेसलर है और ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है। इन्हें ओलंपिक में ब्रॉन्ज कब मिला था? तो आपको याद रखना है 2016 के जो ओलंपिक्स थे वो, और कहाँ पर हुए थे ये? तो ये रियो में हुए थे, आपने याद रखना है, ठीक है। कहता है इनकी बायोग्राफी आई है टाइटल्ड विटनेस, को ऑथर्ड बाय जर्नलिस्ट। क्या नाम है इनका? जोनाथन सेल्वराज, ठीक है। तो आप इसके साथ याद रखेंगे। कहता है इनको 58 कैटेगरी, जो मैंने भी आपको बताया ना 2016 वाला, वो आ गया रियो ओलंपिक्स वाला, याद रखेंगे आप। और उसके बाद बिकेम द फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर जिनको क्या मिला था? मेडल मिला था किसमें? ओलंपिक्स में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें अर्जुन अवार्ड भी दिया है रेसलिंग में 2016 में। पद्मश्री मिल चुका है स्पोर्ट्स के फील्ड में 2017 में। उसके अलावा इन्हें गोल्ड मिला था 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में, जो कि कहां पर हुए थे? ब्रिमिंगम इंग्लैंड में हुए थे। और 2017 के कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप कहां पर हुई थी? जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, ठीक है। याद रखना है आपने। चलिए अगला सेक्शन कौन सा आता है आपके पास? यहाँ पे अवार्ड्स, और अवार्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए बच्चा, नाम लिखा है यहाँ पे वायालार, लिखा है ना यहाँ पे राम वर्मा, ठीक है। ये एक खुद पोएट थे और इन्हीं के नाम पर एक ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट क्या दे रही है? यहाँ पर अवार्ड देने जा रही है, ठीक है। तो 48th अवार्ड जो है वो दिया गया है किसको? तो आपको याद रखना है अशोकन चारुविल को दिया गया है। ये इंडियन शॉर्ट राइटर, मलयालम लैंग्वेज के कौन है? कवि हैं, पोएट हैं आप कह सकते हैं। और इनकी नोबल का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है कटूर कडाबू, ठीक है। कटूर कडाबू आपने याद रखना है, ठीक है। ये आपने इसके साथ देख लेना है, ठीक है। उसके अलावा कितना कैश प्राइज है, इतना तो हमारे काम का नहीं है, बस अवार्ड हमें पता होना चाहिए और किस पर्सन को किस फील्ड के लिए मिला है ये हमें यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। चलिए अगला आता है आपके पास कौन सा वाला सेक्शन? यहाँ पे बैंकिंग एंड इकोनॉमी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आपके पास रहेगा बैंकिंग और इकोनॉमी का। चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं डिटेल में और चीज़ों को समझ लेते हैं कि क्या फैक्ट हमारे पास यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। देखिए कहता है इंडिया जो है, अगर हम इंडिया की बात करते हैं यहाँ पे, तो कहता है इंडिया 4th कंट्री टू क्रॉस $700 बिलियन इन फॉरेन रिजर्व्स। आप सबको पता है, हम कई बार इस चीज़ के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फॉरेन रिजर्व क्या होता है। तो पहले कोई बात नहीं, इसी को समझते हैं पहले हम, फॉरेन रिजर्व, ठीक है। देखिए बच्चा, अगर आपके पास फॉरेन रिजर्व नहीं लिखा होगा तो वहाँ पे कभी लिखा होगा आपके पास फॉरेक्स, तो कोई घबराने की बात नहीं है। फॉरेन रिजर्व और फॉरेक्स एक ही बात चल रही है आपके पास, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये एक ही कंसेप्ट है। अब समझते हैं बच्चा ये क्या होता है। तो ऐसा समझ सकते हैं आप यहाँ पे कि ये एक प्रकार का एसेट होता है, ठीक है। क्या होता है बच्चे? एक प्रकार की संपत्ति होती है। और इस अगर हम बात करें, इस संपत्ति को कौन संभाल के रखता है? देश का जो सेंट्रल बैंक होता है, किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक होगा वो उसे संभाल कर रखता है। तो इसे आप क्या कहते हैं? यहाँ पे फॉरेक्स कहते हैं, ठीक है। बोलने का मतलब है एक प्रकार की संपत्ति है या एक तरीके का आपके पास एसेट है जिसे कौन संभाल के रखता है? देश का बैंक, देश का सेंट्रल बैंक इसे संभाल के रखता है। उसे हम फॉरेन क्या कहते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी कहते हैं और उसको हम फॉरेक्स भी कहते हैं। क्लियर हो गया? अगर हम बात करें तो इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ध्यान देंगे आप यहाँ पे। कितने कंपोनेंट्स होते हैं इसके? 4 होते हैं। 4 में से एक होता है बच्चे फॉरेन करेंसी। अगर आप सबको पता हो तो फॉरेन करेंसी के तौर पर क्या रखा जाता है बच्चे? यहाँ पर कुछ सॉर्ट ऑफ कह सकते हो डॉलर में, ठीक है। या फॉरेन करेंसी एसेट भी कहा जाता है, जिसमें आप डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, जापानीज येन हो गया, ठीक है। इन सब में, पाउंड हो गया, इन सब में क्या करके रखते हैं आप? करेंसी को रिजर्व करके रखते हैं।
इसके अलावा सेकंड होता है बच्चे यहाँ पे गोल्ड रिजर्व, ठीक है। और गोल्ड रिजर्व आपको पता ही है, हर कंट्री अपने पास क्या रखती है, गोल्ड रिजर्व रखती है, ठीक है। इसके अलावा दो ऐसे होते हैं बच्चा, दो IMF इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। दो किसने इंट्रोड्यूस, मतलब दो कंसेप्ट कौन लेकर आया था, IMF। उसमें से एक है, आपको याद रखना है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है। क्या कहा जाता है इन्हें, स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहा जाता है, याद रखेंगे आप। और एक आता है आपके पास यहाँ पे रिजर्व पोजीशन, ठीक है। एक आता है आपके पास रिजर्व पोजीशन, ठीक है। तो ये चार कंपोनेंट्स हो गए। ये दो कौन देख रहा है यहाँ पे, IMF देख रहा है, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं इस करंट अफेयर के बारे में और क्या इसके साथ न्यूज़ है वो देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम RBI के डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो RBI ही इंडिया का क्या है बच्चे, सेंट्रल बैंक है। अगर आपको पता हो तो कहता है इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बढ़ चुका है, और वो कितना हो चुका है, $700 बिलियन हो चुका है, ये आपने यहाँ पर याद रखना है। दिस माइलस्टोन मेक्स इंडिया द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड। अब इंडिया क्या बन जाएगा इस हिसाब से, चौथी कंट्री बन जाएगा, किसके बाद, चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड, जिसके पास इस प्रकार का रिजर्व अभी भी पड़ा हुआ है। कहता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज्ड बाय $, यहाँ पे देखेंगे आप, 12.59 बिलियन टू हिट एन ऑल टाइम हाई 704,885 बिलियन। अब ये इतना डेटा तो याद नहीं रह सकता, पर यहाँ पर आपको ये डेटा जरूर याद करना पड़ेगा पेपर के लिए, ठीक है। उसके अलावा फॉरेन करेंसी एसेट भी हमारे पास बढ़ा ही है, देख लेंगे आप इसके साथ का। और गोल्ड रिजर्व जो मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या बनते हैं, ये फॉरेन एक्सचेंज के, ठीक है, क्या बनते हैं, ये सारे एसेट्स बनते हैं, ठीक है। चलिए, या कंपोनेंट्स बनते हैं आप कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद FCA आर मेंटेन्ड एज अ मल्टी करेंसी पोर्टफोलियो, जिसमें मेजर करेंसीज रखी जाती हैं, जैसे कि $, फिर यूरो आ गई आपके पास, पाउंड स्टर्लिंग आ जाएगी, जापानीज येन आ गई, आर वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ $, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना था। चलिए अगला आता है, RBI ने पेनल्टी लगा दी है किसके ऊपर, तो आप देखेंगे यहाँ पे ₹28.30 लाख की क्या लगाई है, यहाँ पे पेनल्टी लगाई है किसके ऊपर, SG फिनसर्व लिमिटेड के ऊपर, ठीक है। और क्यों लगाई जाती है बच्चा ऐसी प्रकार की पेनल्टी, तो आपको पता है कि जब RBI के नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया जाता है तो RBI इस प्रकार की क्या लगा देती है, पेनल्टी को लगा देती है, ठीक है। तो पढ़ लेंगे नॉर्म्स क्या रहेंगे, इसमें और कोई ज्यादा बात नहीं है। अगला आता है, फिर से RBI ने क्या करा है, यहाँ पे पेनल्टी लगाई है 14 लाख रुपए की, किस पे, अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक पे लगाई है, ठीक है। अगेन क्यों लगाई होगी, क्योंकि RBI के नॉर्म्स को, कुछ नॉर्म्स होंगे जैसे कि KYC वगैरह वगैरह, उनको फुलफिल नहीं करा है, ठीक है। और देखो एक लाइन यहाँ पे लिखी है, द पेनल्टी विल नॉट अफेक्ट द बैंक्स कस्टमर, ये कभी कस्टमर को इफेक्ट नहीं डालती है, किसको इफेक्ट डालती है, बैंक को डालती है, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं, अगला क्या आता है, कहता है यहाँ पे इंडिया एक्सटेंड्स फर्स्ट एवर रुपी डिनोमिनेटेड LOC, ठीक है। एक्चुअली में मॉरिशियस को हम एक प्रकार का क्रेडिट देने जा रहे हैं, क्रेडिट मतलब लोन देने जा रहे हैं, वो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड कर दिया है अ न्यू लाइन ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब ही होता है बेटे लोन, वर्थ ₹487.60 करोड़ टू द गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशियस फॉर फाइनेंसिंग अ वाटर पाइपलाइन रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो सीधा सीधा ये बन गया आपके पास, और किस कंट्री को हम दे रहे हैं यहाँ पे मदद, तो आपको याद रखना है मॉरिशियस। दिस इज इंडियाज फर्स्ट एवर रुपी डिनोमिनेटेड LOC फॉर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग टू एनी कंट्री अंडर द इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम। तो आपको आइडिया का फुल फॉर्म जरूर पता होना चाहिए, इस स्कीम के अंदर ये अमाउंट यहाँ पर दिया जाएगा। दिस इट विल बी फाइनेंस्ड बाय, कौन फाइनेंस करेगा इसको यहाँ पर, तो आपको याद रखना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और कुछ कंसेशनल रेट रहेंगे उसी के हिसाब से ये दिया जाएगा। आइडिया की अगर हम बात करते हैं, इसका पुराना नाम था इंडिया डेवलपमेंट इनिशिएटिव, और अंडर द MEA एम्स टू प्रोवाइड कंसेशनल लोन। क्या करना है यहाँ पर, इसका एम क्या है कि कंसेशनल लोन प्रोवाइड करने, किस फील्ड के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एज वेल एज सोसाइटी में वेलफेयर करने के लिए। अब इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, अक्रॉस एशिया याद रखना है, पर इसमें कौन सा एरिया नहीं आता है, आप ध्यान रखेंगे कौन सा नहीं है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, बाकी सब इसके अंदर कवर हो रहा है, ठीक है। मॉरिशस की PM कौन है, प्रविंद जुगन्नाथ भी कहते हैं इनको, और कैपिटल क्या आती है इनकी, पोर्ट लुइस, तो आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। ये भी हो गया आपके पास एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अगला बढ़ते हैं इसके बाद और अगला करंट अफेयर देख लेते हैं, ठीक है। देखिए अगला आता है,
यूपीआई ट्रांजैक्शन बढ़ चुका है, ठीक है, अगेन बढ़ चुका है। अगर आप पिछले कुछ हफ्तों से न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं तो ये न्यूज़ हम पहले भी एक दो बार कवर कर चुके हैं, ठीक है। देखिए क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड लाइन, अब रिपोर्ट किसने पेश करी है ये याद रखना है, और क्या है इस रिपोर्ट का नाम, इंडिया डिजिटल पेमेंट रिपोर्ट फॉर 1H 2024, यूपीआई हैज मेंटेन्ड इट्स डोमिनेंट पोजीशन विद द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। कितना बढ़ा गया, अब कितना बढ़ा है यहाँ पे, तो 52% फर्स्ट हाफ ऑफ 2024, कहाँ से कहाँ तक का कवर हुआ है, जैन से लेके जून तक का, और कितना बढ़ चुका है यहाँ पर आप ये इसके साथ देख लेंगे, ठीक है। और यूपीआई का कंसेप्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात करी थी, कब आया था यूपीआई का कंसेप्ट, 2016 में, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला कहता है यूएसए इज लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई इन इंडिया। आप सबको पता है जब एफडीआई किसे कहा जाता है, जब फॉरेन की जो कंट्रीज है वो कहाँ पर इन्वेस्ट करती हैं, इंडिया में आकर इन्वेस्ट करती हैं, तो आप उसे क्या कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है और क्या है इसमें, पढ़ लेते हैं। कहता है अकॉर्डिंग टू एनुअल सेंसस ऑन फॉरेन लाइबिलिटीज एंड एसेट्स ऑफ इंडिया, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंटिटी अगर हम बात करें फ्रॉम द आरबीआई, यूएसए कंटिन्यू टू बी द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। अब सेकंड नंबर पे कौन है यहाँ पर आपके पास, मॉरिशियस, देन कौन है, सिंगापुर, और थर्ड पे कौन आता है आपके पास, यूके, ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। द लेटेस्ट सेंसस बताता है हैज कवर्ड अ टोटल 41653 एंटिटीज। यहाँ पे इसका इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, डाटा याद नहीं रहेगा आपके पास, इतना आप याद रख लेंगे। एज पर द आरबीआई सेंसस, नॉन फाइनेंशियल कंपनीज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर 90% ऑफ द टोटल एफडीआई इक्विटी एट द फेस वैल्यू, ठीक है। अब ये इकोनॉमिक टर्म्स हैं, थोड़ी थोड़ी आपको पता होनी चाहिए। अगला आता है बच्चे इसके बाद, उज्जीवन SFB रिसीव्स आरबीआई अप्रूवल फॉर फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज, ठीक है। अब एक्चुअली में क्या होता है बेटा, बड़े बैंक्स के पास तो ये फैसिलिटीज़ होती है कि वो फॉरेन एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है, मतलब फॉरेन जो एक्सचेंज सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं, पर अब किसे मिला है यहाँ पर, तो बेंगलुरु बेस्ड, क्या नाम है इसका, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। बस इतना सा याद रखना है, बाकी ये जो बैंकिंग वाले बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद, और लास्ट सेक्शन आता है हमारे पास। लास्ट सेक्शन का नाम है आपके पास कौन सा वाला, डेज, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए पहला आता है इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड 2024, कब मनाया जाता है, 11 अक्टूबर को, ठीक है। आप सबको पता होगा बच्चे, एक स्कीम चलाई गई थी इंडिया में भी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हरियाणा से, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं, सुकन्या समृद्धि, ऐसी अनगिनत स्कीम्स हैं जो बच्चियों के लिए क्या की जाती हैं, चलाई गई हैं, ठीक है। तो कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल है तो आप याद रखेंगे 11 अक्टूबर। थीम क्या है इसकी, गर्ल विजन फॉर द फ्यूचर, और यूनिसेफ की अगर हम बात करते हैं तो ये मतलब इस डे को सेलिब्रेट करवाता है, ठीक है। और अगला पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पे, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क, और कब बना था ये, तो आप याद रखेंगे 1946 में, ठीक है। अगला आता है वर्ल्ड एथराइटिस डे। अब एक्चुअली में जो जोड़ों का दर्द होता है बेटा, जिसे गठिया भी कहते हैं, ठीक है, ये डे मतलब गठिया कह सकते हैं आप, जो जोड़ों की बीमारी है उससे मतलब याद दिलाने के लिए या उसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए इस डे को सेलिब्रेट यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। थीम क्या लिखी है इसकी, इन्फॉर्म्ड चॉइसेस बेटर आउटकम्स, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और पहली बार ये कब मनाया गया था, 1996 में, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अगला आता है वर्ल्ड साइट डे। साइट डे मतलब कि देखना है ना, कहता है वर्ल्ड साइट डे, इसको वर्ल्ड आई डे भी कहते हैं और वर्ल्ड विजन डे भी कहते हैं इसको। कब मनाया जाता है इसे, तो सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर को मनाया जाता है, ताकि किस पे अटेंशन दी जा सके, ब्लाइंडनेस और विजन जो इम्पेयरमेंट है इसके ऊपर पूरा का पूरा जोर दिया जा सके। इट इज़ कोऑर्डिनेटेड बाय द लंदन बेस्ड इंटरनेशनल एजेंसी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस और जिनेवा बेस्ड WHO, आपको पता है जिनेवा में इसके हेडक्वार्टर है। थीम क्या है बच्चे इसकी, चिल्ड्रन लव योर आइज, ठीक है, याद रखना है आपने। और ये जो एजेंसी है इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लंदन में, ठीक है, आपने याद यहाँ पर रखना है, ठीक है। अगला आता है आपके पास ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। देखिए बेटा, कोविड के बाद थोड़ा सा ये लोगों में अभी भी है, सैनिटाइज़र वगैरह वगैरह, खैर ये चीज़ें ज़रूरी भी हैं। कहता है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे जो है वो एनुअली अक्रॉस किया जाता है, कब, यहाँ पर 15 अक्टूबर को, ताकि जो हैंड वॉशिंग है उसकी इंपॉर्टेंस को क्या किया जा सके, यहाँ पर बताया जा सके, ठीक है। लोगों को प्रिवेंट किया जा सके, किससे, इन्फेक्शन और किससे, डिजीजेस से। थीम क्या है, वाई आर क्लीन हैंड्स स्टिल इम्पॉर्टेंट, ग्लोबल वॉशिंग डेज
इनिशिएटेड बाय ग्लोबल हैंड वॉशिंग पार्टनरशिप इन अगस्त 2008। और फिर एक और चीज़, वर्ल्ड वाटर वीक कब मनाते हैं हम, तो आपको पता होना चाहिए 25 से लेकर 29 अगस्त के बीच पे हम क्या मनाते हैं बच्चे, वर्ल्ड वाटर वीक यहाँ पर मनाया जाता है। और वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं, तो आपको पता होगा 22 मार्च को हर साल हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट रहेगा आप पूछ लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।